दोस्तों, आइए अब अपना डॉक्यूमेंटेशन का थर्ड स्टेप जो चल रहा था उसमें रेंट एंड अदर टर्म्स, जो इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, वो किस तरह से हम लोग डॉक्यूमेंट करते हैं, और जो हमने स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फी पे किया था उसका चलन हम लोग रेंट एग्रीमेंट में किस तरह से लिंक करते हैं, आइए देखते हैं। इसके लिए मैं फिर से एक बार लॉगिन करूंगा, जिसके लिए मेरे पास टोकन नंबर ऑलरेडी है 2499902743। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, डॉक्यूमेंट टोकन नंबर, और यहाँ पे मैं मेरा पासवर्ड डालता हूँ जो हमने यहाँ पे टाइप किया था फर्स्ट टाइम जब कैप्चर थंब करने के बाद। वही पासवर्ड मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, और ये कैप्चा टेक्स्ट और मॉडिफाई, ये यहाँ पे रोटेट हो रहा था, मतलब वो प्रोसेस कर रहा था। फर्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, प्रॉपर्टी डिटेल्स, पार्टी डिटेल्स, सब कुछ सही है। रेंट एंड अदर टर्म्स, यहाँ पे मैं अभी अपना लाइसेंस पीरियड 11 मंथ जो हमने स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फी कैलकुलेट करते समय डाला था वो डालूंगा, या फिर जो भी आपका है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो लाइसेंस पीरियड। और रिफंडेबल डिपॉजिट एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे 10 लेता हूँ, नॉन रिफंडेबल कुछ भी नहीं। अमाउंट, रेंटल अमाउंट 10 रुपीज़, और मेरा एक्चुअली ये डमी एंट्री है इसलिए मैं स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्पशन करता हूँ, लेकिन आपके केस में ये एक्चुअल जो यहाँ पे आएगा उतना आपके पास पेमेंट होना चाहिए, तभी आप इसमें एंट्री कर पाओगे। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे मेरा ये एग्जेम्पशन लिख देता हूँ, लेकिन आपको ये एग्जेम्पशन नहीं करना है, आपको पूरा स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी आपको पे करना है। यहाँ पे मेरे पास जो चलन नंबर है वो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। GRN अमाउंट में यहाँ पे टाइप करता, GRN अमाउंट जो मेरा ये GRN में पे किया था वो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ। और अमाउंट टू बी पेड, GRN अमाउंट जो है ये दोनों का सम होना चाहिए, और यही दोनों का सम आपको यहाँ पे अमाउंट टू बी पेड में लिखना है। मेरा ये डमी एंट्री है इसलिए मैं यहाँ पे कुछ डमी वैल्यूज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको सही सही वैल्यूज यहाँ पे लिखनी है। ये सेव होने के बाद अगर आपका स्टैम्प ड्यूटी का अलग चलन है तो आपको यहाँ पे सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी सिलेक्ट करना है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन फी का अलग है तो आपको वहाँ पे वो ऐसा इंडिविजुअली वो सिलेक्ट करके करना पड़ेगा। मेरे केस में दोनों एक ही है तो मैंने दोनों सिलेक्ट करके एक ही एंट्री किया है। वो होने के बाद मैं वन बाय वन एक सिलेक्ट करके यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करूँगा, और जब ये वेरीफाई होगा तभी मैं आगे के स्क्रीन पे जा पाऊँगा, इसलिए ये वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये वेरीफाई हो जाए तभी आप बाकी की एंट्रीज कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। अभी ये पूरा प्रोसेसिंग हो रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रोसेसिंग। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब यहाँ पे अपना रिजल्ट आ जाएगा, सक्सेस है या इनवैलिड है। यहाँ पे देखिए ये GRN नंबर इज वैलिड लिख के आया। अगर ये GRN नंबर वैलिडेट नहीं होता है तो बहुत दिक्कत आएगी, और ये वैलिड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर चलन जो भी आप, अगर अपने स्टैम्प ड्यूटी का अलग, रजिस्ट्रेशन का अलग, या फिर दोनों का सेम जो भी आपने है वो सिलेक्ट करके है, हर चलन को सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है, और वो हर चलन वेरीफाई होगा। अभी दोनों मेरे एक ही थे इसलिए मैंने एक ही वेरीफाई किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ द पेयर, किसने ये पे किया है वो इसमें से लेके मतलब हमने जो पहले लिखा था डॉक्यूमेंट प्रेजेंटर वो से आएगा। डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड लोकेशन, ये मेरे हिसाब से आप अपडेट नहीं कर सकते। ये डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड लोकेशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे हैं उसका मेंटेनेंस कौन भरने वाला है, ये लाइसेंसर भरने वाला है या लाइसेंसी भरने वाला है, तो ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। अगर आपका ओनर पूरे मतलब मेंटेनेंस वगैरह ओनर पे कर रहा है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें लिखा है कि
all the dues, like all the taxes, levies, assessment, maintenance charges, etc., non-occupancy charges shall be paid by licensor. That is the first option. यहाँ पे shall be paid by the licensor. अगर ओनर सारे डिटेल्स, सारे पेमेंट कर रहा है टैक्सेस वगैरह, तो फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए. अगर टेनेंट कर रहा है तो सेकंड सिलेक्ट कीजिए और व्यू सिलेक्टेड पे क्लिक कीजिए. वही टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा. तो वो सिलेक्टेड टर्म्स एंड कंडीशन आने के बाद आपका लॉक इन पीरियड, कि आपका ये घर कोई भी वैकेंट करना चाहता है तो नोटिस पीरियड कितना है वो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है. फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, जो भी है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो. उसके बाद अगर कुछ फर्नीचर आप इस फ्लैट के साथ दे रहे हो तो वो यहाँ पे चेक बॉक्स करके यहाँ पे वो भर सकते हो. अभी ये पूरा फिर से लॉग आउट हो गया, मुझे फिर से एक बार वो टोकन नंबर डाल के लॉग इन करना पड़ेगा. 2009 24999 0273 743. पासवर्ड, इसके बाद कैप्चा टेक्स्ट और मॉडिफाई. ये फिर से प्रोसेसिंग हो रहा है. नेक्स्ट नेक्स्ट. ये फिर से मुझे फिर से ये एंट्रीज करनी पड़ेगी. ₹10, रेंट ₹10. ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं सिर्फ ये सिलेक्ट करके वेरीफाई पे एक बार क्लिक करता हूँ. वैलिड डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन लोकेशन. अभी ये जो डिपॉजिट है, रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट, अगर मैंने यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10 दिया है, दोनों की वैल्यू 20 हो गई, तो ये टोटल सम जो है 20 रुपया टेनेंट ने ओनर को किस तरह से दिया है आपको यहाँ पे वो सिलेक्ट करना पड़ेगा. अगर मल्टीपल ऑप्शन है तो ऐड पेमेंट डिटेल्स कर करके आप सारे पेमेंट डिटेल्स सिलेक्ट कर सकते हो. मेरे केस में यहाँ पे दोनों का सम 20 रुपया है. यहाँ पे 10 रुपया डिपॉजिट और ये 10 रुपया रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल. तो मैं यहाँ पे कैश करके कैश अमाउंट 20 रुपया ऐड करके सेव पेमेंट डिटेल्स पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे वो नीचे आ जाएगा. ये देखिए यहाँ पे आ गया. इस तरह से अगर मुझे और कुछ पेमेंट डिटेल्स ऐड करना, जैसे चेक है या फिर इंटरनेट बैंकिंग है, तो फिर से मैं ऐड पेमेंट डिटेल पे क्लिक करके वो दूसरा वाला पेमेंट डिटेल में सिलेक्ट कर पाऊंगा. अगर मुझे इसे एडिट करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मैं एडिट करूंगा और फिर से मैं अपडेट पेमेंट डिटेल्स पे क्लिक करूंगा, तो वो यहाँ पे 10 रुपया रिफ्लेक्ट हो जाएगा. ये देखिए 10 हो गया. अभी अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे वो फिर से एक बार टर्म्स एंड कंडीशन मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा. लॉक इन पीरियड 3 और कुछ फर्नीचर दिया है तो मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, जैसे 4 फैन, 2 ट्यूब लाइट. ठीक है, सेव. और उसके बाद ये स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फी किसने पे किया है, बोथ इक्वली. अगर आपको कुछ एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे नो इशू नो there should be no complaint from neighbors. या फिर जो भी आपको लिखना है वो यहाँ पे आप लिखिए, सेव पे क्लिक कीजिए. तो यहाँ पे देखिए अभी ये एरर आया, ये सेव ही नहीं करने दे रहा है. एंटर द पेमेंट डिटेल ऑफ डिपॉजिट पेड अमाउंट शुड नॉट बी लेस देन टोटल रिफंडेबल एंड नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट. क्यों कि मैंने ये अपडेट करके 10 किया है, लेकिन रिफंडेबल डिपॉजिट और नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट दोनों का सम 20 है, तो 20 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन हमें यहाँ पे दिखाना है. मैंने 10 रुपया कैश में दिखाया, तो मुझे अगर फॉर एग्जांपल अगर कुछ और एक ऐड पेमेंट डिटेल्स करके
इंटरनेट बैंकिंग थ्रू या चेक थ्रू 10 रुपये एडिशनल दिया है, तो फिर मैं सिलेक्ट करूँगा ऐड पेमेंट डिटेल्स पे क्लिक करके यहाँ से चेक सिलेक्ट करूँगा। चेक नंबर वगैरह कौन सी बैंक का है, बैंक नेम सिटी बैंक, चेक नंबर, डेट ऑफ चेक 1 सितंबर, चेक अमाउंट 10 रुपीज़, सेव पेमेंट डिटेल्स। इस तरह से अभी देखिए दोनों का सम 20 रुपीज़ हो गया। अभी अपडेट करने की कोशिश करते हैं। सेव पे क्लिक किया, डॉक्यूमेंट सेव सक्सेसफुली। तो ये भी गलती लोग बार बार करते हैं। ये जो सम है ये रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट दोनों का सम आपको यहाँ पे दिखाना होता है। अगर नहीं किया तो ये आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। जब ये कंप्लीट हो जाए तो ये कुछ ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह से दिखता है, जहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फी वगैरह जो है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। पूरा टर्म्स एंड कंडीशंस सारे डिटेल्स आप एक बार पढ़ लीजिए, प्रॉपर्टी का एड्रेस, और यहाँ पे जो आपने एडिशनल मिसलेनियस में एक क्लॉज लिखा था, देयर शुड बी नो कंप्लेंट टू द नेबर्स फ्रॉम नेबर्स, ये क्लॉज यहाँ पे दिख रहा है और ये ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे दिखेगा। शेड्यूल 2 में आपका ये जो भी आपने फर्नीचर वगैरह लिखा था वो यहाँ पे दिखेगा। शेड्यूल 1 में प्रॉपर्टी के डिटेल्स रहेंगे। और इसके बाद जो स्टेप है वो है एग्जीक्यूट एंड एडमिशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।